सभी को नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सामने थंबनेल में देख ही रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा। साथियों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है। अब जो एक आचार संहिता लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है। सभी मंत्री अधिकारी सभी अपने अपने काम में अब जुट जाएंगे। जो अपनी योजनाएं हैं, जो बहुत दिनों से उनके काम पेंडिंग थे, उन सबको उनको पूरा करना है। अब शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। तीनों श्रेणी की भर्तियां आएगी, जिसमें स्कूल लेक्चरर भी होगा, आपका सेकंड ग्रेड टीचर भी होगा और टीचर L1 और L2 की भर्तियां भी आएगी। बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, बहुत सारे प्रमोशन होने हैं, उनसे पद खाली होंगे। तो ये अच्छी संभावनाएं कब आएगी ये सरकार का निर्णय रहेगा। इसके बारे में हम बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि सरकार की अपनी अपनी नीतियां होती हैं। तो जब भी आएगी, बाकी हाँ, भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अब हम विद्यार्थियों की उन समस्याओं पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो अक्सर सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं। जैसे कि हमारी पहली चर्चा का जो हमारा पहला बिंदु रहेगा वो रहेगा तैयारी कब शुरू करें। तो साथियों, तैयारी शुरू करने का कोई समय नहीं होता है। जब जल्द से जल्द आप तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर सके तब करें। मैं तो कहता हूं आज से करें, आज से नहीं अभी से करें। बाकी आप अपना एक बार शेड्यूल देख लो कि जल्द से जल्द आप कब फ्री हो रहे हो, किसी अपने घर के काम में या जो भी है उनको सबको कब छोड़ पा रहे हो। जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाइए। इस इंतजार में बिल्कुल भी मत रहिए कि जब विज्ञप्ति आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही हम तैयारी शुरू करेंगे। ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल एकदम गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और उस भीड़ में शामिल मत हो आप। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ही विज्ञप्ति आती है अपना बोरी बिस्तर उठाया, शहर में पहुंच गए, कोचिंग शुरू कर दी उसके बाद भर्ती कंप्लीट, वापस आ गए। यानी 2 4 6 महीने के लिए जाते हैं, वो सिर्फ कोचिंग करने में ही निकाल देते हैं। ना कोई रणनीति होती है, कुछ भी नहीं होता है। बस एक अपना ये रहता है उनको कि हम कोचिंग कर रहे हैं। बाकी वो तरीका बिल्कुल भी गलत है, एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि अब देखो धीरे धीरे कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ होता जा रहा है, बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारी अच्छी रणनीति रहे तो टफ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जो समस्याएं बढ़ी है तो कुछ समाधान भी निकले हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे कि आजकल लोग मोबाइल में टाइम खराब करते हैं, तो मोबाइल आ गया, आप उससे बच जाओ तो सबसे बड़ी अपने आप ही समाधान हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल में अपना रोज टाइम खराब करते हैं, तो एक अलग विषय है। बात ये कब शुरू करें, तो इसमें देरी ना करें। विज्ञप्ति का तो बिल्कुल भी इंतजार ना करें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, फिर आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको बहुत पहले से आप तैयार हैं, रेडी हैं, आप किसी बड़े मिशन में लगे हुए हैं, तो आपको इंतजार है कि मुझे तो 1 2 बार रिवीजन करना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पिछली बार 1 2 नंबर से रहा था, तो आप विज्ञप्ति का विचार कर रहे हो, तो आपका अपना अलग मैटर है। मैं तो उस मामले में भी आपको सलाह नहीं दूंगा। क्योंकि जब आप नहीं पढ़ रहे तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, और जो कंटिन्यू पढ़ रहा है वो आपसे ऊपर जा रहा है। तैयारी शुरू करने में बिल्कुल भी देर मत करिए, जल्द से जल्द इसको शुरू करिए। अगला एक प्रश्न होता है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, कोचिंग लगभग मैं देखता हूं 99.99% लोग कर रहे हैं अपने इन एग्जाम के लिए। बहुत बड़े जैसे यूपीएससी वगैरह को देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जिनका बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, बहुत, या उनके घर में माहौल रहा है इस तरह का, तो शायद उनको ना भी करना पड़े, या और भी कोई वैकेंसी हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें अपने राजस्थान में ये टीचिंग लाइन की भर्तियां हैं या कोई और भी भर्तियां हैं, तो लगभग लगभग सब कोचिंग करते ही करते हैं। तो इसमें एक फायदा होता है आपको कि जो कोचिंग के माध्यम से जब आप पढ़ते हो तो टीचर आपको पढ़ाता है। तो जो मेहनत आपको करनी होती है वो मेहनत टीचर करके आता है। क्योंकि जो सिलेक्शन के लिए जितना पढ़ना होता है उससे कहीं 10 गुना टीचर पढ़ता है। तो आपके लिए तो काम बहुत आसान होता है कोचिंग से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता।
बहुत आसानी से सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आपका बैकग्राउंड है, आप जो अपने स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है वो तो अच्छे से की है रेगुलर रूप में, बहुत शानदार तरीके से, अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, और तो फिर कोई इश्यू नहीं बनता। आपका बेसिक क्लियर है, केवल आपको इंप्रूव करना है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने यहाँ पे तो जो संख्या है, बहुत बड़ी संख्या एक ऐसी है जो सीरीज पढ़कर पास होने वाले हैं। 12वीं तक स्कूल में ठीक ठाक चलता है, उसके बाद कॉलेज में जाते ही हम देखते हैं कि जैसे परीक्षा नजदीक आती है, हफ्ता 10 दिन पहले सीरीज खरीदते हैं और उसको पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं। बीएड कैसे होती है सबको पता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना एक तरीका, इस तरह के जो लोग हैं उनको कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो जीरो से शुरू करेंगे। तो जीरो से शुरू करना है तो फिर कोचिंग आप करिए, और आपका अगर पहले से बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा है तो फिर कोचिंग की कोई जरूरी नहीं है। अच्छी टेक्स्ट बुक खरीदो, कोई गाइड खरीदो, मतलब कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि कोचिंग जरूरी है। हाँ, लेकिन करते हैं, इससे आपको मदद मिलती है, और एक बार कर चुके हैं तो बार बार बिल्कुल नहीं करनी है। बस खुद पढ़ना, आपको पढ़ना आ जाएगा एक बार कि इस तरह से हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये जब आप एक बार कोचिंग कर लेते हो और ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर करते हो तो इजीली सारी चीजें क्लियर होती चली जाती है। फिर किसी की जरूरत नहीं आपको बार बार कोचिंग की। तो किताबों के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, मार्केट में आप सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इस पर कभी फिर चर्चा कर लेंगे। ये प्रश्न हो गया। अब है कि कोचिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। देखो, कोविड से पहले ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं था। अच्छा, एक दो छोटी मोटी कोई कोचिंग कराती थी, छोटी मोटी का मतलब संख्या में कम थी। मैं ये नहीं कहूँगा किसी भी कोचिंग की वो छोटी कोचिंग है, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम थी कि बहुत ज़्यादा विकल्प लोगों के पास नहीं थे। और ये मान के चले कि उस समय बस ऑफलाइन का ही दौर था। और जब ये ऑनलाइन शुरू हुई तो उस समय ऐसा लग भी रहा था कि शायद ऑफलाइन कोचिंग सबसे बढ़िया है, ये सब बेकार है, ऑनलाइन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन धीरे धीरे अब कोविड के बाद आज लगभग 4 साल से ऊपर का समय हो रहा है, तो अब ये देखने को आया है कि ऑनलाइन कोचिंग के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऑफलाइन जाके ही पढ़ो। अगर आप देखो, बाहर तो मैं कहता हूं आपको घर तो एक बार छोड़ देना चाहिए। आपके अगर घर में माहौल है बहुत ही शानदार तो वो बात अलग है, नहीं तो घर में पढ़ाई का माहौल अक्सर नहीं बनता है। फिर भी अगर किसी के घर में बनता है तो घर में तैयारी करो, बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि टीचर आपको ज्यादा कंटेंट उपलब्ध कराता है। ऑफलाइन में हम किसी भी इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं तो टीचर्स को लगभग टारगेट दे दिया जाता है कि आप इतने घंटे, क्योंकि उनको घंटे के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। तो भाई आपको ये, आपका ये सिलेबस है, आपको 20 घंटे में पूरा करना है, आपको 40 घंटे में पूरा करना है, जो एक फिक्स टारगेट है। तो फिर टीचर को उस दायरे में रह के ही पढ़ाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं कटौती उनको करनी पड़ती है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आप, क्योंकि एक बार उनको कोर्स अपना पूरा कोर्स बेचना है, तो रिकॉर्डिंग करते हैं या लाइव करते हैं, तो टीचर मतलब पूरा का पूरा ये मान लो कि फ्री है आपको, जितना वो पढ़ाना चाहता है, जितना उनके मन में है, तो एक्स्ट्रा पढ़ाने का प्रयास करता है। तो कोई इश्यू नहीं है, आप ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, कोई भी किसी भी तरह का ले लो, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की कोचिंग में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, ये कोई मैटर नहीं, अपने अनुकूल ले सकते हैं। तैयारी में कितने साल लगते हैं? देखो, अब धीरे धीरे कंपटीशन पहले की तुलना में बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, और ना ही डरने की जरूरत है। लेकिन सिलेबस और उसको देखते हुए मैं कहूंगा कि 1 साल से कम समय इसके लिए बताना तो बिल्कुल ही गलत रहेगा। कुछ बच्चों जो एक बहुत, मैं उन बच्चों को छोड़ दो, 1% बच्चों को, हम सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं, जो ये मान लो कि 99% लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो 1% वाले को छोड़ दो, वो हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सिलेक्शन ले ले, उन पर चर्चा नहीं करनी है, ना ही ये बहस का मुद्दा है, ये तो आपको देखना है। बाकी बात ये है कि 1 साल तो कम से कम टाइम लग ही जाता है
सिलेबस आप पढ़ते भी हो, उसका बार बार रिवीजन भी करना है। और हम सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड परीक्षा, सेकंड ग्रेड में हम 2 पेपर होते हैं, आप सबको पता है। एक पहला पेपर होता है, एक आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। पहला पेपर जीके का होता है। तो इतना भी छोटा सिलेबस नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम डिटेल में पढ़, क्योंकि लगभग बच्चे बेस क्लियर नहीं होता है और वो सारी चीजें जीरो से शुरू करते हैं। तो जीरो से शुरू करते हैं तो फिर टाइम लगता है। और इसमें आपका, मेरा ये खुद का मानना है, ये मेरा खुद का विचार है, ऐसा कोई ये नहीं कि मैं इसको प्रमाणित करता हूं, सबके ऊपर लागू नहीं है, लेकिन 1 से 2 साल लग जाते हैं। इतना तो टाइम लगभग लग ही जाता है। और फिर बात है कि आपकी, भाई आपका उस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आगे भर्ती 2 साल बाद आ रही है, 3 साल बाद आ रही है, वो एक अलग मैटर है। बाकी आप पूरे जोश जुनून जज्बे मेहनत के साथ लगते हो तो फिर 1 साल से 2 साल का समय काफी है, इतने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद है, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जितने घंटे आप फ्रेश मूड से पढ़ सकते हो, आपको उतने घंटे पढ़ना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि हमें 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर लेनी चाहिए, इससे कम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब सब लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें, ये कोई 10वीं 12वीं क्लास तो है नहीं कि सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। यहां तो जितनी सीट है उतने ही पास होने। आपका टारगेट कोई परसेंटेज नहीं लाना है, आपका टारगेट है बच्चों को पीछे छोड़ना है। तो आपको और बच्चों से आगे निकलना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और 8 से 10 घंटे का, मैं देखता हूं कई बच्चे वो पूरा टाइम लगा के बैठते हैं, बीच में मोबाइल भी चलाते हैं, वो सारा काम करके देखते हैं। तो उसके हिसाब से 8-10 घंटे वो कम है। 8-10 घंटे का मतलब, आपने अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें देखा होगा मनोज शर्मा का, जो वो एक टाइमर, एक वॉच ले रखी थी उसने, एक घड़ी थी, तो जब भी वो पढ़ने बैठता था उसको ऑन करता था, और अगर 2 मिनट के लिए भी उठता है, किताब से दूर जाता है, तो उसको ऑफ करता था। तो उस हिसाब से तो मैं कहूंगा कि 8 से 10 घंटे बहुत सफिशियंट टाइम है। और आप देख लेना कभी भी, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं आपको खरीदना है, वो उपकरण खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कभी भी नोट कर लो, आप घड़ी में पेन कॉपी लेके कभी भी एक दिन नोट कर लेना कि जिसको आप अपना 12 घंटा बता रहे हो, जिसको आप 14 घंटा बता रहे हो, उसको एक बार इस तरह से नापना, इस तरह से जोड़ना टाइम को, कि जब भी आपने बीच में पढ़ाई छोड़ी है तो तुरंत उस टाइम को वहां कट कर दो। फिर देखना वो मुश्किल से जो 12 घंटे वाला है वो आपका 8, 9, 10 घंटे पे आ जाएगा। तो बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझना और इतनी पढ़ाई आप कर लेना। बहुत ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ने से सिलेक्शन होता है, मूड भी फ्रेश होना चाहिए। जब तक आप फ्रेश, जब अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है तो आप कितना ही पढ़े जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो फ्रेश मूड से पढ़ना है, और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई एक सफिशियंट पढ़ाई है। और आसानी से, हम बस एक कंटिन्यूटी रखनी है हमें। किस समय पढ़ना अच्छा रहता है? देखो, इसका भी एक ही जवाब है, जो समय आपको सूट करता है वो समय सबसे अच्छा है। ठीक है, एक ये बात पहले पुराने अपने जमाने से मानी जाती है कि सुबह का टाइम पढ़ने का अच्छा होता है, लेकिन अब पूरी संस्कृति बदलती जा रही है। कोई बच्चे पूरी रात पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। तो आपको क्या सूट करता है, आप किस समय डिस्टर्ब नहीं होते हो, किस समय आप फ्रेश फील करते हो। हाँ, इतना जरूर है कि आप कोई भी, जैसे हम सोकर उठते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, उस समय जब हम पढ़ते हैं तो वो 2 घंटे का पढ़ा हुआ और बाद का 4 घंटे का पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं बराबर रहता है। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है। और मैं तो कठिन टॉपिक को, जब भी कोई कठिन टॉपिक होता था तो उसको सो के जब उठते थे तो ही हम उसको पढ़ना शुरू करते थे, और फिर धीरे धीरे वो चीजें याद हो जाती है सारी, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो समय अपने हिसाब से सेट करो। बाकी हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि जब सो के उठते हो तो उस टाइम को खराब मत करो। ऐसा नहीं कि आप सो के उठे 1-2 घंटे खराब कर दिए फिर पढ़ रहे हो। सो के उठते ही आप, अगर दिन में सोए हो और तो उठ रहे हो तो उठते ही पढ़ने लग जाओ, मुंह धो यार पढ़ने लग गए। और अगर सुबह की बात है तो सुबह जल्दी से अपने
भाई दिनचर्या से निवृत्त होके और पढ़ने लग जाओ, बाद में नहाना धोना बाद में करो। जरूरी थोड़ी है कि हम नहा धोकर ही पढ़ने बैठे। और अगर फिर भी आपकी आदत है तो ये भी गलत नहीं है कि शुरू में हम नहाए ना, जो भी आपकी दिनचर्या उसको रखो, लेकिन एक आदर्श टाइम है कि मन शांत होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, पूरा दिन निकलता है, उसमें जो भी हलचल होती है, आपका रूम पार्टनर है, आप बाजार में गए हो, घर से फोन आ गया, वो सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। तो उन बातों को हमें इग्नोर इतनी आसानी से उनको हम नहीं कर सकते हैं। करना चाहिए लेकिन हम उनको इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब सोकर उठते हैं तो फ्रेश होता है दिमाग, वो सारी बातें भूल चुका होता है, तो अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। लाइब्रेरी में पढ़ें या रूम पर? देखो, आप कहीं भी पढ़ो। सबसे पहली बात है, अगर आप अपने घर पर पढ़ रहे हो, अपने घर पर जहां आप, भाई आपकी मम्मी खाना बना कर देती है, तो मम्मी का मतलब आपकी घरवाली भी हो सकती है, क्योंकि आप तैयारी करने वाले की उम्र 20 साल से लेके 30, 35, 40 साल तक हो सकती है। तो ये एक उस दौर का भी समय है, केवल आप बच्चे नहीं हो। कहने का मतलब जहां खाना आपको घर का मिलता है, अगर आप वहां डिस्टर्ब नहीं होते हो तो वहां पढ़ो। लेकिन 99% लोग वहां डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए घर छोड़ने की सलाह दी जाती है। फिर आप पहुंच गए, रूम ले लिया आपने किराए पे। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है कि आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो लाइब्रेरी में पढ़ें या फिर रूम पर ही पढ़ें। तो अब ये लोग बहाना लगाने लग गए कि भाई हमारी तो रूम पर पढ़ाई नहीं होती। उसका कारण है, सब बच्चों की दिनचर्या अलग अलग है। कोई बगल में बैठे हुए बच्चे से डिस्टर्ब होता है, बात करते हैं, फोन आता है, कुछ भी है, तो लाइब्रेरी जाने का माध्यम ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लाइब्रेरी चले गए तो हम बहुत अच्छा ही कुछ करेंगे। वो सब कुछ आप पे निर्भर कर रहा है। बहुत से बच्चे लाइब्रेरी में जाके भी ताका झाकी कर रहे हैं, दूसरों को और डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी हाँ, मैं कहूंगा कि घर से अच्छा आपका रूम है, रूम में आप पढ़ सकते हो। अगर एक व्यक्ति जो आपका रूम पार्टनर है वो लाइब्रेरी चला जाता है तो आपको बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही लाइब्रेरी बन गई। उसका थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि भाई जैसे ही आपको थोड़ी थकान होती है, आप लेट जाओगे, मोबाइल देखना शुरू कर दोगे। लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर एक मन करता है कि भाई मैं यहाँ आया हूं, मैंने इसका किराया भी दिया है, तो इस पैसे को क्यों खराब करें। तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं, यहाँ मोबाइल भी नहीं चलाएंगे या लेटेंगे भी नहीं, तो आप पढ़ते हो वहां पे। तो जैसा आपको उचित लगे कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत ये अंतर है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां अच्छी होती वहां होती। ये सब आपके नेचर पे। मैं आप डीजे बजा दो तो भी पढ़ सकता हूं, बगल में डीजे बज रहा है मैं पढ़ सकता हूं, कितना ही शोर हो रहा है मैं पढ़ सकता हूं, मैं डिस्टर्ब ही नहीं होता। तो ये आपको ढालना है अपने शरीर के, या आपकी आदतें कैसी है ये उस पर निर्भर करता है। ये कोई प्रमाणिक सवाल नहीं कि लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई होती है, घर पे अच्छी होती है। अपने अनुकूल इसको भी करें। याद करने का सही तरीका क्या है? देखो, याद करने का तो एक तो वो हो गई, जो बात याद नहीं होती आप सोकर उठते हो तो उस टाइम उसको पढ़ो। एक ये है कि उसका रिवीजन का आपका एक रूटीन होना चाहिए। जो याद होने का सबसे अच्छा तरीका है कि बार बार रिवीजन। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जैसे हम कोचिंग कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको कोई रिवीजन नहीं कर रहा। कोचिंग में जाके क्या चर्चाएं हो रही उस पर वो किसी एक बच्चे ने खड़ा होकर आंसर दे दिया तो उसको होशियार समझने लग जाते हैं, तो इंटेलिजेंट है, उससे पूछते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, वो फिर 2 किताबों के नाम बता देता है, वो अपने नोट्स बता दे, मैं वहां के नोट्स पढ़ रहा हूं, फिर उसके पीछे पड़ जाते, भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, किताबें, वो किताब खरीद लाएंगे जो उसने पढ़ रखी है। ये तरीका नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो आपसे 10 गुना जा पढ़ के आपको पढ़ा रहा है, उसको तो आप लिख के और बंद करके रख रहे हो, नए नोट्स कलेक्शन करने में लग रहे हो। सबसे पहले आप जो टीचर पढ़ा रहा है या आप खुद पढ़ रहे हो तो खुद के जो नोट्स है उनका रिवीजन करना स्टार्ट करो। अगर शुरुआत में, मैं तो ये कहता हूं, अगर आप शुरू में पढ़ रहे हो
तो 50-50 अपना एक टाइम रखो कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे आप नया मटेरियल पढ़ोगे, 5 घंटे रिवीजन करोगे, या इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने अनुसार, ऐसा कोई फिक्स दायरा नहीं है। बाकी ये मान के चलो कि आप 4-6 घंटे भी कर सकते हो इसको, जो भी आपको उचित लगे, लेकिन रिवीजन रोजाना होना चाहिए। आप एक बार जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, टीचर से आप पढ़ चुके हो, वो कंप्लीट याद हो जाए 100%, आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप 10 बार रिवीजन करके भी जब उसको 11वीं बार पढ़ते हो तो 10, 20, 50 लाइन के बाद एक लाइन ऐसी आती है जब आप ये सोचते हो ये लाइन तो मैं पहली बार देख रहा हूं, जबकि 10 बार पढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने वो पढ़ा जो आपको अच्छा लगा, जिससे आप अट्रैक्टिव हुए, या जो आपको लगा कि ये तो इंपॉर्टेंट है, और उस लाइन को आपने इंपॉर्टेंट ना समझ के उसको छोड़ रखा था। अब की बार वो लाइन भी आपके याद हो जाएगी। तो जितनी बार रिवीजन करोगे कुछ ना कुछ उनका आपको एक्स्ट्रा दिमाग में आपके घुसेगा। तो ये एक तरीका है कि पढ़ने का, याद करने का सबसे अच्छा तरीका रिवीजन है, और कोई तरीका नहीं है। आप बादाम खाओ, अखरोट खाओ, इनसे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि आपको एकदम चमत्कार हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए आपकी अपनी परिस्थिति के अनुसार आप क्या खा रहे हो, वो बस स्वस्थ रह सको आप, इतना काफी है। ये सब आपकी एक आर्थिक स्थिति के अनुसार है। ऐसा नहीं है, कई बच्चों को मैं देखता हूं कि स्थिति नहीं है खाने की, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठा हुआ कि वो पड़ोसी ना, वो तो बादाम खाता है, मैं भी बादाम की व्यवस्था करता हूं। तो बादाम खाने से ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। हाँ ठीक है, पोषक तत्व मिलते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि सब कुछ एकदम बदल जाएगा। आपकी आदतें इंपॉर्टेंट है, ना कि बादाम काजू इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है? देखो, इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ ये है कि कभी प्रश्न पत्र जो हमारा आता है वो बहुत ही कठिन आ जाता है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का आता है, कभी वो बहुत आसान आ जाता है, कई बार तो आसान की भी मतलब एक पराकाष्ठा होती है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि आपको एक टारगेट सा ऐसा तो बना के चलना चाहिए कि हमें 70% का दायरा लेके चलना चाहिए। कैटेगरी वाइज इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है भाई, और इजी पेपर आ गया तो हो सकता है 80% पे मेरिट चले जाए, उसमें भी कैटेगरी वाइज कम ज़्यादा रहेगा। बहुत टफ पेपर आ जाए तो हो सकता है 60% पे सिलेक्शन हो जाए, और भी ऐसे ऐसे पेपर भी हुए हैं जिन पे 40% पे सिलेक्शन हुआ है। तो वो पेपर का जो स्टैंडर्ड है उससे तय होता है। बाकी आपको मोटा मोटे एक जो एवरेज सा पढ़ते हो आप, एक 60, 70, 80% का दायरा आपको लेके चलना चाहिए, और ये काफ़ी है। बाकी तो फिर आप पढ़ते रहो लगातार। ऐसा तो है नहीं कि उस लेवल पे पहुंच गए तो आपको पढ़ाई रोकनी है। आपको जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक पढ़ना है लगातार, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। तो लगभग एक ये दायरा है, इसमें आप कर सकते हो। अब है खर्चा कम कैसे करें। ये समस्या सबकी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की है। मैं मानता हूं 50, 60, 70% लोगों की तो ये समस्या होगी कि खर्चा नहीं है। बहुत सारे लोग तो इस कारण तैयारी शुरू नहीं कर पाते कि पैसे नहीं है। बाहर जाने का सोचते हैं कि बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनको घर की समस्या का रहती है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो ये देखो, खर्चा, एक तो जब आप बाहर रह रहे हो तो एक तो ये पीजी में रहने की परंपरा सी चली हुई है, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। पैसे अपने पास कम है तो कुछ काम हमें अपने खुद करने पड़ेंगे। फिर उस पोश एरिया में हम अपना कमरा क्यों लें जहां पर बहुत महंगा है? हम कहीं भाई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं दूर जाके रह लें। जब तक हमें कोचिंग करनी तब तक की तो समस्या है, या जब तक आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो उस समय आप नजदीक कमरा ले लो, उसके बाद दूर कमरा ले लो। बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, कमरों के स्टैंडर्ड में भी अंतर होता है। आप बहुत वीआईपी कमरा देख रहे हो, अपना हल्का सा बस आपको क्या छत होनी चाहिए ऊपर,
आपको सोना है, पढ़ना है और क्या करना है। तो आप वो हल्के लेवल का कमरा कहीं थोड़ा सा कोचिंग संस्थानों का जहां भीड़ वाला एरिया है उससे दूर जाके कहीं भी रह सकते हो, बहुत आसानी से वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं। खाने का देखो, आप इसमें खुद बना सकते हो, खर्चा कम आएगा, घर से सामान ले जा सकते हो, आटा है या और कोई चीज़ है, अपना देसी घी वगैरह गांव में सब रखते हैं उनको आप ले सकते हो। और बाकी चीज़ ये है कि शहरों में एक सेवा है इंदिरा रसोई, अभी उसका नाम बदल दिया गया है, अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। तो वो भी स्टूडेंट लाइफ के लिए मैं तो उसको ठीक समझता हूँ। 8 रुपए में आपको खाना मिल जाता है, एक डाइट में पेट नहीं भरता तो 2 डाइट ले लो तो भी 16 रुपए में पेट भर रहा है। तो एक वो भी विकल्प हो सकता है। हम तो बहुत बार जब खाना बनाने का मन नहीं होता था तो अक्षय पात्र चले जाते थे जयपुर में, वहां के प्रसाद से पेट भर के आ जाते थे, चलो आज खाना बनाना कैंसिल कर दिया। तो आप ये स्टूडेंट लाइफ है, इसमें कुछ भी शर्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसी परिस्थिति है मस्त रहो, किसी दूसरे को देख के अपने आप में हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो आर्थिक विपरीत परिस्थितियां होती है अपनी, ये हमें कहीं ना कहीं और ज्यादा मोटिवेट करती पढ़ने के लिए। हमें इनसे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो हमारे पास दूसरे विकल्प सारे बंद हो जाते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, वो दिमाग में रहता है यार इसमें अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये बिजनेस कर लूंगा, ये गाड़ी ले आऊंगा, वो कर लूंगा, दुकान खोल लूंगा। वो हजारों बिजनेस, हजारों उसके योजनाएं दिमाग में होती है। और आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीबी से जूझ रहे हो, तो आपके पास इस नौकरी की तैयारी के अलावा कोई विकल्प है भी नहीं। तो आप अपना 100% देंगे, यानी आप अपनी एक एक मिनट को कीमती समझते हुए पढ़ाई करेंगे। जब तक अपना लक्ष्य का पूरा एकदम हमारा ये नहीं रहता कि ये 100% हम किसी चीज को नहीं देते, तो सफलता भी थोड़ी दूर रहती है। तो ये एक बहुत इस चीज को, गरीबी को, इनको, अपने विपरीत परिस्थितियों को नकारात्मकता इनसे ना ले, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, सिलेक्शन के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आज का हमने इस टॉपिक पर चर्चा की। अब हम सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर है हमारा सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती का, उस पर अब आगे से चर्चा करेंगे। उसमें जो पॉलिटी का हिस्सा है उसको सबसे पहले पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद जो सेकंड ग्रेड का ही सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो पॉलिटी आती है उस पर चर्चा किया करेंगे। उसके बाद जो भी वैकेंसी आती है, फर्स्ट ग्रेड आती है या जो भी आती है, कुल मिलाकर पॉलिटी का अध्ययन हम जे कुमार पॉलिटी अपने इस YouTube मंच पर किया करेंगे। और जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे हम इस पर चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।